तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है किण्वन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों एंड मोस्ट रिपीटेड है। आपको बताना है कि जो किण्वन है वो इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जैविक उत्प्रेरक। किण्वन जो कि एक जैविक उत्प्रेरक है और किण्वन की क्रिया कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वन की क्रिया मीठे पदार्थों के घोल में भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पनीर को बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेनिन। रेनिन जो कि पनीर बनाने में रेनिन एंजाइम किण्वक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो ब्रेड बनता है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट यानी खमीर का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख ईस्ट है सेकेरोमाइसीज सेरेविसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी लुएनहॉक। लुएनहॉक ने ही जीवाणु की खोज की थी और ये हॉलैंड के वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन लुएनहॉक। इन्होंने 1676 में इसकी खोज की थी। जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगर जीवाणु शब्द की खोज कब की गई थी तो आपको बता दें कि 1836 में जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले एहरेनबर्ग ने किया था। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हां दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। इनमें से आपको बताना है कि जो नदियों में, तालाबों में जलीय हरे पौधे पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शैवाल कहा जाता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है, अतः यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी चेचक, जो कि विषाणु के कारण होता है। चेचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण तथा यक्ष्मा व हैजा जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा परजीवी नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से कौन परजीवी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो कि परजीवी नहीं है, जबकि जू हो गया, मच्छर हो गया, किलनी हो गया, ये परजीवी जंतु हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि विषाणु के द्वारा होने वाली कौन सी बीमारी है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पोलियो। पोलियो जो कि विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। पोलियो जिसे हम शिशु अंगघात
विषाणु से होने वाली बीमारी है। यह प्रायः छोटे बच्चे बीमारी से संक्रमित होते हैं। यह पोलियोमिलिट्रिक नामक विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल की दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेंट में जीवाणुओं का नाश करता है? इन चारों में से बताना है कि कौन सा अम्ल है जो जीवाणुओं का नाश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह पेट के जीवाणुओं का नाश करता है और मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों की कोशिकाओं को ऑक्जेंटिक कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो खाली स्थान का नियंत्रण करते हैं। आपको इसमें से बताना है कि जो शाकनाशी हैं वो कैसे रासायनिक द्रव्य हैं जो किसका नियंत्रण करते हैं। इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अपतृण। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो अपतृण या खरपतवार का नाश करते हैं तथा उनके फैलाव को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। इसमें से बताना है कि जो वायरस होता है किसको छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तनाग्र। तनाग्र की बात करें दोस्तों तो सामान्यतः विषाणु तनाग्र को छोड़कर समस्त पौधों को नष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायलेक्सिया संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम रिपीटेड भी है। डायलेक्सिया का संबंध किससे है? इसके राइट आंसर बात दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। डायलेक्सिया जो कि बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि जीवाणुओं की जो रोम जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लैजिला कहते हैं। जीवाणुओं के ऊपरी भाग पर रोम जैसी जो संरचना पाई जाती है जिसे फ्लैजिला यानी कशाभिका भी कहते हैं, जो कि गति में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग दूषित पानी के कारण नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मीसल। मीसल जो कि दूषित पानी के कारण, अगर दूषित पानी से बात करें तो हैजा है, टाइफाइड है, पीलिया है, ये सब दूषित पानी के कारण होते हैं। दूषित पानी से मीसल यानी खसरा नहीं होता है, यह विषाणु द्वारा होता है। मीसल जिसे हम खसरा भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो कि एक विषाणु जनित यकृत रोग है, यह यकृत को प्रभावित करता है। यह दूषित जल, रक्ताधान अथवा संक्रमित सुई से फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। इनमें से बताना है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लेग्यूमिनस पौधों में। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में यह सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी RNA। सर्वप्रथम खोजा गया यह पादप विषाणु TMV था। पादप विषाणु का संवहन प्लाज्मोडेमाटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी CO2। प्रकृति में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्यतः कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन तथा नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है, लेकिन कुछ जीवों को छोड़कर इसका सीधे प्रयोग करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड भी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हार्नवर्ट जो है वो कीटभक्षी पौधा नहीं है। यह एक गैर संवहनी ब्रायोफाइट पौधा है जो विशेषतः आर्द्र एवं नम स्थानों में ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? आपको बताना है इनमें से किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिसे शैवाल तथा फंगी दोनों को ही थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ये अति प्राचीन तथा सरल पादप है जिनमें पादप अंग, जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? इसमें से आपको बताना है कि MMR का जो टीका होता है वो किस बीमारी में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी खसरा कंठमाला का रोग रूबेला। MMR का टीका जो कि खसरा हो गया, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड क्या है? इनमें से आपको बनाना है जो सिगमंड फ्रायड हैं वो क्या हैं इनमें से। तो आज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड जो कि एक चिकित्सक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो दांत की बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी हो जाती है, जो कि पानी में इस तत्व की अधिकता से भी फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर कि मानव शरीर में पायरिया किस भाग में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी दांत और मसूड़ा में। मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खोल निकलता है तथा मुंह से बदबू आती है। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया बीमारी क्या होती है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेबीज। आपको बता दें हाइड्रोफोबिया जो कि पागल कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के रेबीज मनुष्य को पागल बना देते हैं और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका उपचार है इंजेक्शन यानी एंटी रेबीज इंजेक्शन, जो कि लुई पास्चर ने आविष्कृत किया था। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। आपको इसमें से बताना है कि सदिश का जो परिमाण कभी नहीं हो सकता है कितना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है लेकिन परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अदिश राशि कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ आप उसे ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आने वाले एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। तो आपको बताना है इनमें से अदिश राशि कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा, एनर्जी। बल, आघूर्ण एवं संवेग सदिश, जो ये बल, आघूर्ण है और संवेग है, ये सदिश है। और ऊर्जा अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? अभी भी हमने आपको लोगों को बताया है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दिशा, डायरेक्शन। अदिश जो कि एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में बात करें तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पृथ्वी जो है वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुत्वाकर्षण से। वायुमंडलीय गैसों के अणुओं का ऊष्मीय वेग पलायन वेग से कम होता है, जिससे वे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है? इनमें से आपको बताना है कि जो कार का स्टीयरिंग है इसमें क्या शामिल है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। कार के जो स्टीयरिंग होता है उसमें बलों का एक युग्म होता है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। आपको बताना है कि कोई वस्तु है अधिकतम भारशील कहाँ पर हो जाती है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। किसी वस्तु का जो भार होता है mg में होता है, वस्तु पर उत्क्षेपण बल कार्य करने की दशा में आभासी भार कम हो जाता है, जबकि निर्वात में कोई उत्क्षेपण बल न लगाने के कारण भार अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है। आपको बताना है इनमें से जो न्यूटन प्रति किग्रा है वो किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्वरण का। आपको बता दें कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति किग्रा होता है। त्वरण एसआई पद्धति का मात्रक है, जबकि अगर बल की बात करें बल का मात्रक न्यूटन तथा उष्मा हो जाता है, और कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जो हो जाता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ये जूल हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि आपको बताना है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। एक अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो जी होता है पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, इसी कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है, आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। चंद्र द्रव्यमान जो कि स्थान निक्षेप होता है, अर्थात द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, चूँकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है, अतः चंद्रमा पर भार की पृथ्वी पर के भार का 1/6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का
क्या कारण है। आपको बताना है कि ये घोड़ा, अश्व माने घोड़ा होता है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पर बैठा रहता है उसके गिरने की आशंका का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वारोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। आपको बताना है कोई गेंद अगर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, यदि गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में ये, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, ऑप्शन जानते हैं, देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीतर की ओर झुकता है। आपको बता दें यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली हो वो किस सिद्धांत पर आधारित है। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपकेंद्रण। जो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, आपको बताना है जो शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तुएं गिरती हैं, रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समान त्वरण होता है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है, क्योंकि यह गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जब क्रिकेट सभी लोगों ने देखा होगा तो जब खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को, मतलब कैच जो लोगते हैं, तो पीछे की ओर खींचकर पकड़ता क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो आपको बता दें जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद को अंगुलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी किग्रा मीटर स्क्वायर। जो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है वो किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/81। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। लेकिन किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अगर पृथ्वी पर भार 6 गुना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग
क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिकतम होगा। जो देखते हैं दोस्तों कि गली की दीवार के संपर्क वाली सतहों का वेग नगण्य अर्थात लगभग शून्य होता है। जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं कण का वेग बढ़ता जाता है और नली के केंद्र में स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 20 किग्रा की वस्तु को जमीन से 1 मीटर उठाए रखने में किया गया कार्य है। आपको बताना है जो 20 किग्रा की अगर वस्तु जमीन से 1 मीटर उठाए रखने में किया गया कार्य है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 जूल। आपको बता दें कि किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर उठाए रखने में कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि इस अवस्था में विस्थापन शून्य होता है, अतः कार्य भी शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेंटीमीटर घूर्णन किससे मापी जाती है? आपको बताना है इनमें से जो चक्के की घूर्णन होती है वो किससे मापी जाती है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्ट्रोबोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। अगर बैरोमीटर की बात करें दोस्तों तो इससे वायुमंडलीय दाब, और एनीमोमीटर की बात करें तो इससे वायु का वेग, तथा हाइग्रोमीटर की बात करें दोस्तों तो इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लगा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चली हुई गोली, बहते हुए पानी और चलता हुआ हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? एक जो चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी ऊर्जा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक चल वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 के पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा है। आपको बताना है कि हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 के पर हीलियम परमाणु की औसत क्या है? तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन अणु की जितनी ही। आपको बता दें कि किसी गैस के अणुओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण कितना होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 1/4। गुरुत्वीय आकर्षण बल का मान दूरी बढ़ाने पर घटता जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय आकर्षण 2 पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, किसी वस्तु का संवेग। आपको इसमें 4 ऑप्शन में बताना है कि किसी वस्तु का संवेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान और वेग दोनों पर। आपको बता दें कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण
क्या है? आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन है जो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें कि जो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है, यह प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फोटॉन को। फोटॉन जो कि एक द्रव्यमान रहित मूल कण है, यह स्वयं विभाज्य नहीं है, अपितु अन्य कणों के साथ परस्पर संबंध होने पर यह फोटॉन की ऊर्जा का अंतरण हो सकता है। यह एक विद्युत उदासीन कण भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है आपको बस बताना है कि जो डाल्टन की पद्धति है उसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी परमाणु पदार्थों के विभाजित कण हैं। आपको बता दें डाल्टन ने कहा था कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और उस तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं। आपको बता दें कि जो परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है जो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान इनमें से कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 40। आपकी बात करें कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक 20 एवं परमाणु भार अथवा द्रव्यमान जो होता है 40.078 AMU। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है इनमें से जो विखंडन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी अगर बात करें हम दोस्तों तो एक होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? जो बाहरी कोश में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको क्या कहा जाता है? इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन। जो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं से संयोग हेतु इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की क्रिया अथवा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में भी भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 हो जाएगा। जो ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 होती है, जैसे Cl2O7 हो गया, Br2O5 और I2O। अतः हैलोजन समूह के तत्व क्लोरीन की ऑक्सीजन के संबंध में अधिकतम संयोजकता 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है क्या कहलाता है? इनमें से बताना है कि जो वह बल कौन सा है जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन जो कि एक उदासीन कण है और धनावेशित कण प्रोटॉन के साथ परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये कण एक दूसरे से नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक कैटायन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन एक कैटायन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया जो कि एक कैटायन है। आपको बता दें कि जो आयन होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, इसे कैटायन या धनायन कहते हैं और एनायन या ऋणायन कहते हैं। कैटायन जो कि परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से बनता है, जैसे अमोनिया एक धनायन है। सभी धातुओं के आयन धनायन होते हैं, केवल हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन अधातुओं से बने धनायन यानी कैटायन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? आपको बताना है जो वॉशिंग सोडा होता है उसके एक अणु में कितने अणु उपस्थित होते हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 10। इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। आपको बता दें धावन सोडा, इसका फार्मूला की बात करें तो होता है Na+CO3.10H2O। यह क्रिस्टली जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट है, अर्थात धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 5। आप कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड लवण का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CuSO4 2 5H2O। यह कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु पाए जाते हैं। किसी लवण से संयुक्त जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं? आपको इनमें से बताना है कि जो 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 0.375। ऑक्सीजन जो कि एक द्विपरमाणुक गैस है, अतः 1 मोल ऑक्सीजन को O2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 ग्राम है, अतः 1 मोल ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो परमाणु का वो कौन सा भाग है जो विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन। परमाणु जो कि सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन कण होता है, क्योंकि इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन तथा ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? आपको बताना है कि जो धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। इनमें से बताना है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 106। सोडियम कार्बोनेट का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 106। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, इनमें से बताना है उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी बी जो है अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं और सी अभिक्रियाओं को बंद कर देते हैं। आपको बता दें कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं भार एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षक बल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी निकेल का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते समय हाइड्रोजनीकरण में निकेल एवं मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनमें से बताना है कि किसी पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर
क्या हो जाता है, इनमें से बताना है कि जब लोहा पे जंग लग जाता है तो इसके दौरान लोहे को क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। आपको बता दें कि जब लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चूर्ण की परत बन जाती है। यह परत लोहे की सतह पर आयरन ऑक्साइड बनने के कारण जमती है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया नम वायु की उपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है। आपको बताना है कि जो परमाणु त्रिज्या होती है इसको इनमें से कैसे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या के मापन हेतु तो एंगस्ट्रॉम मात्रक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो कितना होता है, तो 10 के पावर जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। आपको बता दें कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत ऑक्सीकरण अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है। आपको बताना है इनमें से कि जो द्रव्यमान संख्या होती है उसका चिन्ह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ए ही होगा द्रव्यमान। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः ए, जेड तथा एन प्रतीकों द्वारा व्यक्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। अगर परमाणु की बात करें तो किसी तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही तत्व के कुछ परमाणुओं में नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होने से ये भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है। इनमें से बताना है कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2, 8, 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तत्व का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। फास्फोरस परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण सूत्र है उसका 2n² से प्राप्त किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।